तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक वाइज वीडियो चल रही थी, उसमें से आज का जो टॉपिक लिया गया है वह माप और मापी यंत्र से लिया गया है, यानी मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए क्या बोला गया है कि जैनी कैलीपर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी जो हमारे जैनी कैलीपर्स होते हैं उनमें से हम किस नाम से जानते हैं जैनी कैलीपर को? क्या ट्रांसफ़र कैलीपर, मार्किंग कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर या फिर कटिंग कैलीपर? तो जो हमारा जैनी कैलीपर होता है उसे हर्माफ्रोडाइट कैलीपर या ऑड लेग कैलीपर बोला जाता है। तो ये आपको जैनी कैलीपर के अन्य नाम से भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोन जो होता है किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/1000 माइक्रोन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो 1/1000 क्या हो जाएगा? माइक्रोन हो मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा उसको लेंदी नहीं बना रहे हैं, वीडियो को थोड़ा सा सटीक तरीके से जल्दी क्लियर कर रहे हैं ताकि कम टाइम लगे और कम टाइम में सभी क्वेश्चन को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? रेखाएं खींचने के लिए, वृत्त तथा चाप खींचने के लिए, कोणीय सतहों की जांच के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कोणीय सतहों की जांच के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है, यानी जो हमारा सेंटर पंच होता है, केंद्र पंच होता है, उसका एंगल कितना होता है? तो आपको क्लियर होना चाहिए, जो हमारा सेंटर पंच होता है उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे ड्रिल के पॉइंट को स्थान प्रदान किया जाता है, यानी लोकेशन दिया जाता है। तो जब हम ड्रिल के पॉइंट को बड़ा सा छिद्र देंगे तब वह अपने लोकेशन पर स्थिर रह पाएगा, इसलिए इसका कोण हाई रखा जाता है, यानी 90 डिग्री रखा जाता है। जबकि डॉट पंच का हमारा 60 डिग्री और जो हमारा 30 डिग्री होता है वह प्रिक पंच का होता है। तो पंच के एंगल से, पॉइंट के एंगल से भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है, तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि भी ब्लॉक के भी खांचे का कोण होता है, यानी जो हमारा भी ब्लॉक होता है इस आकार में। ठीक है, थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, यानी ये जो भी खांचा बनता है इसका एंगल आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री सी ऑप्शन में हमें मिल जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी जो भी ब्लॉक का भी ग्रूव होता है उसका एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम भी ब्लॉक को क्लियर कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि भी ब्लॉक ए तथा बी ग्रेड में मिलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे भी ब्लॉक होते हैं वह ए तथा बी ग्रेड में मिलते हैं। ठीक है, यानी ये 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ए ग्रेड में और बी ग्रेड में। ए ग्रेड के भी ब्लॉक अति परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा ए ग्रेड वाला भी ब्लॉक होता है वह अधिक परिशुद्ध होता है और उत्तम स्टील के हार्ड व ग्राइंड किए होते हैं, यानी हार्ड एंड स्टील के बनाए जाते हैं।
आमतौर पर यह 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। यानी जो हमारा ए ग्रेड वाला होता है ये 100 मिलीमीटर लंबाई तक मिलता है। ये MPPGCL में पूछा गया था कि ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है, तो वह कितनी होती है 100 मिलीमीटर होती है। जबकि बी ग्रेड वाले जो भी ब्लॉक होते हैं वे क्या होते हैं, वे ए ग्रेड की अपेक्षा कम परिशुद्ध होते हैं और क्लोज्ड ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। और बी ग्रेड की जो लंबाई की बात करें तो यह 300 मिलीमीटर की लंबाई में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ए ग्रेड वाला 100 मिलीमीटर और बी ग्रेड वाला 300 मिलीमीटर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यही बोला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गोलाकार छड़ यानी रॉड का सेंटर मार्क करने हेतु कौन सा पंच उपयोगी होता है। यानी कोई हमारी राउंड बार है और उसका केंद्र फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किस पंच का, प्रिक पंच, डॉट पंच, हालू पंच या फिर बेल पंच। तो हमारा बेल पंच करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे राउंड बार की सेंटर फाइंड आउट करने की 3 विधियाँ होती हैं। एक तो क्या हो गया हमारा बेल पंच हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा जेनी कैलीपर हो गया, और तीसरा क्या होता है कॉम्बिनेशन सेट में जो सेंटर हेड होता है तो सेंटर हेड के द्वारा हम राउंड बार का सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंटर फाइंड आउट करने की कितनी विधियाँ होती हैं, तो 3 विधियाँ होती हैं, बेल पंच, जेनी कैलीपर और सेंटर हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि साइन बार किसके लिए प्रयोग की जाती है। यानी जो हमारी साइन बार होती है वह किसके लिए प्रयोग होती है। क्या ड्रिलिंग करते समय जाब को लेवल करने के लिए, या फिर छिद्र का व्यास जांचने के लिए, चूड़ी का आकार जांचने के लिए, या फिर टेपर जाब का कोण ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी टेपर जाब का कोण ज्ञात करने के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जो साइन बार होती है वह टेपर जाब के कोण को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि फीलर गेज का प्रयोग होता है क्या सतह की रफनेस जांचने के लिए, या 2 पार्टों के मध्य अंतर जांचने के लिए, जाब का रेडियस जांचने के लिए, या फिर छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए। तो आपको यहाँ ए में और डी में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सॉरी बी में और डी में, यानी 2 पार्टों के मध्य का अंतर जांचने के लिए और छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए। तो ये जो फीलर गेज होता है ये छिद्रों के मध्य अंतर नहीं जांचती है, ये 2 पार्टों के मध्य अंतर जांच करती है, यानी मैटिंग पार्टों के बीच का क्लियरेंस जांच करती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि टेलीस्कोपिक गेज किस काम आते हैं। यानी जो टेलीस्कोपिक गेज होते हैं टी आकार के, ये किस काम में आते हैं, स्लॉट मापने के, स्क्रू पिच मापने के लिए, टैप मापने को, या फिर बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास। तो ये बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये टेलीस्कोपिक जो होता है क्या होता है, यह ये 12.4 से लेकर 152.7 या 12.7 से लेकर 152.4 के मध्य ये रेंज में जो है माप देते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बड़े सुराखों को आंतरिक माप के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यही पर बोला गया है कि टेलीस्कोपिक एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। यानी टेलीस्कोपिक गेज जो होता है यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट गेज है, जिसका प्रयोग किसी छिद्र, स्लॉट या बोर आदि का साइज मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की बनी होती है, यानी इस आकार में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि स्पिरिट लेवल द्वारा किस जाब की जांच की जाती है। तो स्पिरिट लेवल जो होता है यह समतलता जांच करता है, चेक करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर 13 नंबर
कि गुनिया का प्रयोग किया जाता है, यानी जो ट्राई स्क्वायर होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए गुनिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि एंगल प्लेट का माप कैसे लिया जाता है, तो एंगल प्लेट का जो माप होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से लिया जाता है, यानी L इंटू विड्थ इंटू H, यानी लेंथ विड्थ और हाइट से लिया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना, यानी जो सर्कुलर स्केल होती है वह किस पर अंकित होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, तो ये मान लीजिए हमारी माइक्रोमीटर की एनविल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है थिम्बल, और थिम्बल के इस बेवल घेरे में हमारी जो होती है तो सर्कुलर पैमाना अंकित होता है। ये यहाँ पर हमारी डाटम लाइन होती है और डाटम लाइन के ऊपर मेन स्केल यानी मुख्य भाग और अनुभाग अंकित होते हैं, और जबकि यहाँ पर थिम्बल स्केल यानी सर्कुलर पैमाना अंकित होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि थिम्बल के बेवल घेरे पर, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि प्लग गेज प्रयोग किए जाते हैं, क्या कार्यखंड के छिद्रों का व्यास जांचने के लिए, या फिर कार्यखंड में छिद्रों की लंबाई जांच करने के लिए, या फिर कार्यखंडों का बाहरी व्यास जांचने के लिए, या फिर कार्यखंडों में छिद्रों का व्यास मापने के लिए। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में हो रहा होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो हमारा प्लग गेज होता है यह मेजरमेंट टूल नहीं है, यानी यह लिमिट गेज के अंतर्गत आता है और यह ओनली चेकिंग करता है। तो यहाँ पर डी में क्या बोला गया है कि कार्यखंड में छिद्रों का व्यास मापने के लिए, तो यह मापता नहीं है, ओनली चेक करता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्यखंडों में छिद्रों का व्यास जांच करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि सरफेस गेज द्वारा क्या किया जाता है, यानी हमारा जो सरफेस गेज होता है मार्किंग ब्लॉक, उसके द्वारा क्या करते हैं, हम मार्किंग करते हैं, पंचिंग करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लंबाई की माप लेते हैं, या फिर ऊंचाई की माप लेते हैं। तो इसके द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 21 नंबर कि बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपको कहाँ पर मिल जाएगा, DMRC में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें, DMRC में 2018 में बोला गया था कि बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर ट्रेमल करेक्ट आंसर था, ठीक है। यानी ट्रेमल जो है हमारा बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि छोटे वृत्तों और आर्क को खींचने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है, यानी जो डिवाइडर होता है हमारा विभाजक, उसका माप कहाँ से लिया जाता है, तो उसका माप जो है रिबिट के मध्य से बिंदु तक लिया जाता है, यानी रिबिट के सेंटर से लेकर पॉइंट तक उसकी साइज ली जाती है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी कोण मापन युक्ति नहीं है, यानी कौन सा एंगल मेजरमेंट डिवाइस नहीं है। एंगल प्लेट, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार और एंगल गेज। तो देखिए यहाँ पर हमारा एंगल गेज, साइन बार और बेवल प्रोटेक्टर ये सभी क्या करते हैं, ये हमारे एंगल मेजरमेंट टूल हैं, लेकिन हमारा एंगल में प्लेट जो है यह मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट यानी कोणीय माप देने वाला औजार या डिवाइस नहीं है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है 24 नंबर में कि डिवाइडर्स किस धातु के बनाए जाते हैं, यानी जो हमारे डिवाइडर होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं। तो हमारे जो डिवाइडर होते हैं 2 मेटल के बनाए जाते हैं, एक होता है माइल्ड स्टील और दूसरा क्या होता है हाई कार्बन स्टील HCS होता है।
तो देखिए हाई कार्बन स्टील वाले हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, जबकि माइल्ड स्टील वाले केस हार्ड किए जाते हैं। अब केस हार्ड क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन की प्रतिशतता कम होती है, इसलिए इनको केस हार्ड किया जाता है। और कार्बन की उपलब्धता के अनुसार हाई कार्बन स्टील को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे डिवाइडर्स होते हैं तो हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों मटेरियल से बनाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ऑटोकोलिमेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑटोकोलिमेटर का प्रयोग एंगल मेजरमेंट में किया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्या बोला है कि यदि मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या रेखा मानक कहते हैं या फिर एंड मानक कहते हैं? देखिए ये कोई हमारा कार्यखंड है, ठीक है, और इसकी यहाँ से यहाँ की दूरी मापना है। यही बोला गया है कि यदि मापी गई लंबाई को दो रेखाओं के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाता है, जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, और इन दूरियों को क्या किया जाता है? एक प्रोजेक्शन लाइन दे दी जाती है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसे रेखा मानक कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड लाइन कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से थोड़े से कुछ जो क्वेश्चन हैं आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन उनको भी क्लियर करना ज़रूरी है। 27 नंबर क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा मानक अत्यधिक परिशुद्ध होता है? यानी जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा एक्यूरेट होता है? क्या स्टैंडर्ड लाइन होता है या फिर स्टैंडर्ड एंड होता है? तो जो हमारे स्टैंडर्ड एंड यानी एंड मानक जो होता है यह अधिक परिशुद्ध होता है अपेक्षाकृत रेखा मानक या मानक रेखा के, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि रूल किस प्रकार का यंत्र है? तो यह क्या है? लंबाई मापने का यंत्र है, यानी लीनियर मेजरमेंट टूल है। नेक्स्ट बोला गया है यहीं पर कि स्टील रूल किस धातु के बने होते हैं? यानी जो हमारे स्टील रूल होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो जो हमारे स्टील रूल होते हैं वह स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और कभी कभी स्प्रिंग स्टील के भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि स्टील रूल जो होते हैं स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं और स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। यहाँ से भी आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि स्टील रूल का प्रयोग लंबाई मापने में किया जाता है। स्टील रूल की रीडिंग जो होती है परिशुद्धता 0.5 मिलीमीटर होती है और स्टील रूल की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए इसके एजों और सतहों को खराब होने और जंग लगने से बचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? तो ब्रिटिश प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड और सेकंड बोलते हैं। तो फुट जो होता है हमारा क्या होता है? लंबाई के लिए होता है, पाउंड भार के लिए होता है और समय जो होता है यानी सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो जो समय होता है तो सभी के लिए कांस्टेंट रखा जाता है, चाहे FPS हो, CGS हो या MKS हो, समय के लिए सेकंड ही सभी में रखा जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश प्रणाली पूछा है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई तो फुट हो जाएगा। यहाँ से आपको पूछा जाता है कि MKS यानी मीट्रिक प्रणाली जो होती है उसमें लंबाई की इकाई क्या होती है? तो उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वह मीटर होता है, यानी MKS में लंबाई की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, जबकि CGS में क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर होता है, जबकि MKS में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है? यानी जो हमारा श्रिंक रूल होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? डाइया बनाने में, मोल्डिंग में,
पैटर्न में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने में हमारे श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, की सीट रूल का प्रयोग निम्न में से किस आकार की जाप पर मार्किंग के लिए किया जाता है। यानी जो हमारी की सीट रूल होती हैं वह कहाँ पर प्रयोग होती हैं, तो वह बेलनाकार कारखंडों वाले जाप की माप करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। तो स्टील रूल के द्वारा हम 0.50 मिलीमीटर की माप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 0.5 हमें सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से तथा चौड़ाई से, या फिर वर्क की ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे ट्राई स्क्वायर का साइज होता है वो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर कि ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य होता है, यानी जो हमारे ट्राई स्क्वायर में अंडरकट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। क्या ट्राई स्क्वायर का साइज जांच करने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या फिर मशीनिंग से जाप के किनारों पर आई बर को स्थान देने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी मशीनिंग से जाप के किनारों पर जो बर आ जाती है उसे स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा कोई ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्टॉक वाला भाग है, सॉरी पुनः से इरेज कर देते हैं। जैसे ये वाला भाग क्या है हमारा, ये ब्लेड वाला भाग होता है, जबकि ये वाला भाग क्या होता है, स्टॉक वाला भाग होता है। तो ये जो अंडरकट दिया जाता है ये किसके लिए दिया जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये जाब में बर को स्थान देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब में निम्नलिखित जांच की जाती है। तो दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण जांचने के लिए की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, 37 नंबर देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि 0.1 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। यानी 0.1 मिलीमीटर जो होता है कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। तो हमारे 1 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्लियर कर लिए कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन। तो 0.1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन, 100 माइक्रोन हो जाएंगे। और 0.01 एक जीरो और बढ़ गया यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे, इधर एक और घट जाएगा, यानी 10 माइक्रोन आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10 माइक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है कि 0.1 मिलीमीटर 10 माइक्रोन के बराबर होता है। इस चिन्ह द्वारा माइक्रोन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली किस तरह से फाइंड आउट कराया गया है। नेक्स्ट बोला गया है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। यानी जो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है तो कौन सा है, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट एज या फिर रिंग गेज। तो जो हमारा स्टील रूल होता है ये डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है, यानी प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। तो हमारे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है।
यानी जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, यदि उसका थिम्बल पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो हमारा स्पेंडल जो होता है वह कितना आगे एक्सिस के साथ आगे बढ़ता है, तो वह कितना बढ़ता है, वह 0.50 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें जो थ्रेड कटी होती है वह 0.50 मिलीमीटर वाली थ्रेड कटी होती है, यानी थ्रेड की जो पिच होती है वह 0.5 मिलीमीटर होती है। क्या होता है कि जो हमारे माइक्रोमीटर में चूड़ी कटी होती है तो सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी कटी होती है। तो जब हमारे सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी कटी होती है तो सिंगल स्टार्ट में हमारी पिच और लीड जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे थिम्बल का ग्रेजुएशन होता है वह 50 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, और जो थिम्बल एक पूर्ण चक्कर में आगे बढ़ता है वह 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.5 डिवाइडेड 15 मिलीमीटर, 15 भाग, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो 0.01 मिलीमीटर हमें ऑप्शन ए में ही मिल जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर कि वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक होती है। तो वर्नियर डेप्थ गेज भी वर्नियर कैलीपर के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि वर्नियर हाइट गेज की अल्पतमांक होती है, यानी जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है उसकी अल्पतमांक कितनी होती है। यह भी वर्नियर हाइट गेज भी हमारे वर्नियर कैलीपर की भांति कार्य करता है, दो मेन स्केलों के अंतर पर, मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 45 नंबर कि लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए, यानी जब हम लेइंग आउट करते हैं तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए सतह प्लेट यानी सरफेस प्लेट पर, वी ब्लॉक पर, मशीन के बेड पर या भी किसी भी चपटी सतह पर। तो जो लेइंग आउट करते हैं तो उस समय हम वर्नियर हाइट गेज को केवल सरफेस प्लेट पर रखना चाहिए हमें, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होते हैं, यानी जो हमारा माइक्रोमीटर होता है तो उसमें रैचेट स्टॉप, जिसे MPPGCL 2018 में क्वेश्चन आया था, तो उसमें से रैचेट स्टॉप को क्या बोला गया था, घर्षण रोक। ठीक है, क्या बोला गया था, घर्षण रोक बोला गया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक नया नाम हमें मिला है घर्षण रोक। तो जो हमारा रैचेट स्टॉप होता है वो किस में सहायक होता है, तो यह दाब को नियंत्रित करता है, यानी प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। 47 नंबर क्या बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की रेखी गति को पॉइंटर की घूर्णी गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्रावली प्रयोग में लाया जाता है। यानी बोला गया है कि हमारे प्लंजर की रेखी गति जो होती है, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना है, तथा उसके विपरीत कार्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। ठीक है, रैक तथा पिनियन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। रेखी गति से घूर्णी गति, घूर्णी गति से रेखी गति में बदलने के लिए हम रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक होता है। तो वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर क्या बोला गया है कि एक वर्नियर कैलीपर की मेन स्केल की 39 mm की दूरी को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया है। इस वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक
क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वर्नियर कैलीपर से हमने एक जो वीडियो है बना दिया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप उस वर्नियर कैलीपर की रीडिंग को देख सकते हैं। वहाँ पर ओनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है और बहुत इजी तरीके से। तो लगभग 12 से 15 मिनट का वीडियो है। यदि आप उस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो वर्नियर कैलीपर की रीडिंग से आपका क्वेश्चन यदि आता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि वर्नियर कैलीपर की मेन स्केल की 39 mm की दूरी को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी जो हमारी वर्नियर स्केल की मेन स्केल है, तो मेन स्केल की 39 रेखा को वर्नियर स्केल में 20 बराबर रेखा में बांटा गया है। तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि लिस्ट काउंट बराबर, पहले हम सूत्र देख लेते हैं। लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन की जो दिया गया है, हमें 1 mm दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, यानी जब नहीं दिया रहता है तो हम 1 मिलीमीटर मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि 39 मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, क्या है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या बराबर क्या हो जाएगा? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 39/20 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो सेम ही आएगा, यानी 39/20 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 39 मेन स्केल हैं वह लगभग 20 बराबर भागों में बटी हुई हैं। यानी जो एक वर्नियर स्केल है लगभग 2 मिलीमीटर के समथिंग है। यानी जो एक वर्नियर स्केल है वो लगभग 2 मिलीमीटर के समथिंग है। यहाँ पर हम इसको 1 ना रख के हम लिख देते हैं 2। ठीक है, यानी 2 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल कितना आया था? 39/20 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो आएगा 20 आएगा, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, यानी एक दिशा में 20, 20 दूना 40, माइनस क्या आ जाएगा? 20 एक कम 20, 1 39, 39, यानी 40 माइनस 39 बराबर क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/20 आ जाएगा। तो जब 1 में हम 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। तो 0.5 मिलीमीटर हमें ऑप्शन बी में मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट से ही दिया गया है आपको कि यदि किसी वर्नियर कैलीपर के मेन स्केल पर 0.5 मिलीमीटर के निशान अंकित हैं तथा वर्नियर स्केल पर 25 निशान है जो कि मेन स्केल के 24 निशानों के बराबर हैं, तो उसकी अल्पतमांक होगी। यानी हमारे जो मेन स्केल हैं उनका वैल्यू जो दिया गया है, एक मेन स्केल का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कि वर्नियर कैलीपर के मेन स्केल पर 0.50 मिलीमीटर के निशान अंकित है। यानी 1 मिलीमीटर, एक जो स्केल होता है मेन स्केल का एक भाग, उसकी वैल्यू 0.50 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या आवश्यकता होती है? एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल की आवश्यकता होती है। तो मेन स्केल मिल गई लेकिन वर्नियर स्केल नहीं मिली। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट आ जाएगा 50 मिलीमीटर। और हम जानते हैं कि जो 25 भाग हैं वर्नियर स्केल के वह 24 मेन स्केल के बराबर हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा? 24 मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा? 25 वर्नियर स्केल डिवीजन।
तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 24/25। ठीक है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा 24/25, 75 कर दिए। ठीक है, तो हमारे एक वर्नियर स्केल डिवीजन का भी वैल्यू आ गया। तो अभी यहाँ पर जो 24/25 आया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा किससे, एक मेन स्केल से। तो एक मेन स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24/25 मल्टीप्लाई 0.5 तो बराबर क्या आ जाएगा 12/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12/25, यानी वर्नियर स्केल की वैल्यू जो है 12/25 है। तो अब हम लिस्ट काउंट का सूत्र लगा देते हैं। लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, हमारा दिया गया है कि 0.5 मिलीमीटर माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया था हमारा 12/25 आया था। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर इसको दशमलव जब हटाएंगे ये 5 हो जाएगा और यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। अब 25 यानी 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो जब 10 बचे 50 यानी 5 25 आ जाएगा। तो 25 माइनस 25 दूना 50 यानी 12 दूना 24। तो 25 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा 1/50 आ जाएगा। तो 1/50 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। यानी 1/50 में जब हम भाग देंगे तो 0.02 मिलीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा रेड रंग कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या अंकित होता है। यानी जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या बोला गया है इनसाइड माइक्रोमीटर यानी आंतरिक माइक्रोमीटर। तो आंतरिक माइक्रोमीटर के थिम्बल पर हमारा स्थिर यानी फिक्स एनविल फिक्स किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि धनात्मक त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डाटम लाइन के होती है, क्या आगे रहती है या फिर पीछे रहती है या फिर कहीं भी हो सकती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे जो माइक्रोमीटर में त्रुटियाँ होती हैं वह क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, क्या बोलते हैं जीरो एरर। तो ये जीरो एरर 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है कि जब हमारे माइक्रोमीटर के जो थिम्बल है, थिम्बल की शून्य रेखा डाटम लाइन से नीचे रहती है। ठीक है, क्लियर समझिएगा। पॉजिटिव एरर यानी धनात्मक त्रुटि क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, और ऋणात्मक त्रुटि उसके बाद आंसर क्लियर करते हैं। तो पॉजिटिव क्या होता है कि जब हमारे माइक्रोमीटर, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया जिसमें से ये मेन स्केल है और ये वाली हमारी संदर्भ सतह या डाटम लाइन है और ये बेवल घेरे की लाइन है और यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे हमारा जीरो यहाँ है तो मान लीजिए हमारे माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल कांटेक्ट में है और हमारे जो थिम्बल की शून्य रेखा है ये डाटम लाइन के ऊपर चली जाती है या आगे चली जाती है। तो वहाँ पर कौन सा त्रुटि होता है, वहाँ पर निगेटिव एरर यानी ऋणात्मक त्रुटि होता है। जब हमारी जीरो रेखा डाटम लाइन से, इस लाइन से ऊपर चली जाती है जैसे अभी दिख रहा है, तो ये क्या है निगेटिव एरर। यानी जब हमारे जो माइक्रोमीटर का थिम्बल की शून्य रेखा होती है वह डाटम लाइन से ऊपर चली जाती है या आगे चली जाती है, वहाँ पर निगेटिव एरर होता है। और यदि यही शून्य रेखा यहाँ पर आ जाए यानी हमारे डाटम लाइन से नीचे चली जाती है और हमारे माइक्रोमीटर के जो एनविल और स्पेंडल होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ पर
पीछे बोला जाए या नीचे बोला जाए तो वहाँ पर क्या होगा, धनात्मक एरर होगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डाटम लाइन के होती है, तो डाटम लाइन के पीछे होती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हमारे माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि होती है तो वहाँ पर जो हमारी थिम्बल की जीरो रेखा होती है वह डाटम लाइन से नीचे होती है। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यहाँ से सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा बनेगा, देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट बोला है कि वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो वर्नियर डेप्थ गेज का जो उपयोग होता है वह स्टेप ब्लाइंड की छिद्र की गहराई के लिए किया जाता है। यानी डेप्थ गेज नाम से ही है गहराई गेज, तो गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों की जांच करने के लिए किया जा सकता है। क्यों, यानी जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वह अधिक रेंज में साइजों की जांच करने के लिए मापने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं, छड़ें आती हैं, या फिर इसका स्पेंडल लंबा होता है, या इसकी स्लीव लंबी होती है, या फिर इसका बेस समायोजित होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट दिया गया है, यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसके साथ कई एक्सटेंशन छड़ें आती हैं, इसलिए इसका जो रेंज है वह बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके जीरो एरर से पुनः से लिया गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि अभी हमने क्लियर किया है, पुनः से क्लियर कर देते हैं। यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की शून्य ग्रेजुएशन डाटम लाइन से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मापन सतह परस्पर संपर्क में है, तब त्रुटि होती है। यानी हमारे माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल कांटेक्ट में है, और जो थिम्बल की डिवीजन की शून्य ग्रेजुएशन है, शून्य लाइन है, वह डाटम लाइन से नीचे रह जाती है। तो वहाँ पर कौन सा एरर होता है, वहाँ पर धनात्मक यानी पॉजिटिव एरर होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ए आंसर दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है। यहाँ पर ऋणात्मक जब हमारे जो शून्य ग्रेजुएशन होती है वह डाटम लाइन से ऊपर चली जाती है या आगे चली जाती है, तो वहाँ पर ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर नीचे बोला गया है तो यहाँ पर धनात्मक एरर होगा, यानी पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्लियर होना चाहिए। यदि आप लोगों का जो एरर है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो हम एरर से एक माइक्रोमीटर के एरर से एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः क्या एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, किसी अन्य कार्यखंड के द्वारा आश्रय देना चाहिए, या एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, या फिर बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। तो जब वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग की जाती है तो कार्य को हमेशा एंगल प्लेट के द्वारा सहारा देना चाहिए। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट अल्पतमांक प्राप्त करने के लिए 23 मेन स्केल को किस में विभाजित किया जाता है। तो 23 मेन स्केल को वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो ए आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर कि वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मुख्य स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है, तो बीम पर बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्नियर हाइट बोला जाता है या फिर बोला जाता है कि वर्नियर कैलीपर, तो दोनों में हमारी बीम होगी। यानी जो मुख्य स्केल बनी होती है वह बीम पर बनी होती है, और जब कि वर्नियर स्केल जो होती है वह वर्नियर स्लाइड पे बनी होती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है
कि किसी यंत्र द्वारा माप लेने में त्रुटियां कौन सी हो सकती हैं। यानी जो हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उनके द्वारा माप लेते समय कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं। माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां, संपर्क त्रुटियां यानी कॉन्टैक्ट एरर, टेम्परेचर एरर, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे यंत्र में त्रुटियां होती हैं यहाँ पर दी गई हैं, 8 प्रकार की 9 प्रकार की होती हैं, तो इन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित स्टील रूलों के प्रकार कौन से हैं। शॉर्ट रूल, हुक रूल, श्रिंक रूल, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये हमारे जो हुक रूल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो ये दिए गए हैं हुक रूल, शॉर्ट रूल, श्रिंक रूल, ये सभी हमारे स्टील रूल के प्रकार होते हैं। यानी जो हमारा यहाँ पर आपको डिफिनेशन भी दिया गया है कि स्टील रूल का प्रयोग रेखी मापन में होता है। ये श्रिंक रूल, शॉर्ट रूल, ये सभी रेखी मापन देते हैं, तो ये सभी इसके प्रकार हो जाएंगे। यह जो होती है स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है और उसके एज को यानी किनारों को परिशुद्धता में ग्राइंड किया जाता है। अब क्यों ग्राइंड किया जाता है? जिससे स्ट्रेट एज बन पाए, यानी जो सीधा किनारा है वह बन पाए। स्टील रूल की सतह को चमकदार क्रोम फिनिश्ड किया जाता है, यानी क्रोमियम से फिनिश्ड किया जाता है। अब यहाँ पर स्टील रूल के कुछ टाइप दिए गए हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को क्लियर किया। तो आप दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो व्यू आते हैं, यहाँ पर आपको 1800 व्यू मिल जाते हैं, 2000 व्यू मिल जाते हैं, लेकिन लाइक कितने आते हैं? 300 आते हैं, 200 आते हैं। दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ना। यदि आप प्रॉब्लम को बता पाएंगे तभी ना हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जो कमेंट मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश वर्जन चाहिए। तो दोस्तों इंग्लिश वर्जन में ये PDF अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, हमें खेद है कि हम आपको इंग्लिश वर्जन जो है नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको इंग्लिश वर्जन के भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाएँ। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों हम देखते हैं चैनल में, तो वहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वॉच तो करते हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओनली 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल में वीडियो को वॉच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।